महाराष्ट्र, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एक ऐसा चैप्टर जिसको सब बहुत लाइटली लेते हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि बॉस अभी तक 2024 तक भी एमएचडी सीईटी में क्लास 11 के सिर्फ 9 चैप्टर्स थे, 16 में से सिर्फ 9 चैप्टर थे, लेकिन 2025 में महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एक चैप्टर और ऐड किया सीईटी में, विच इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो बॉस 16 में से 10 चैप्टर आते हैं क्लास 11 में से, और उसमें से एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इसको एनवायरमेंटल चैप्टर समझ के बहुत हल्के में मत लेना। चैप्टर वैसे इजी है, सेशन देखोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बट हल्के में मत लेना क्योंकि ये सिर्फ आपको 11 के लिए काम नहीं आएगा बट सीईटी के लिए भी काम आएगा। सो वॉच द एंटायर वीडियो, डाउनलोड द नोट्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आपको साइड में दिख रहा होगा कि पूरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट में चले जाओ, नीचे नीचे स्क्रॉल करो, वन शॉट प्लेलिस्ट आपको मिलेगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11th और 12th एक ही प्लेलिस्ट में। सो वॉच ऑल द वीडियो, डाउनलोड द नोट्स एंड लेट मी नो नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। हाय बहनों, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये चैप्टर लाइटली मत लेना क्योंकि बॉस ये चैप्टर सीईटी में ऐड हो चुका है, मतलब इसका घमासान इंपॉर्टेंस है। Now when I say chemistry in everyday life, we are human beings, we live on the surface of the earth, but सिर्फ हम है क्या? नहीं, there are plants, there are animals, और also there is life in water as well। तो यहाँ पे बॉस billions of years से यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, मर जाता है। So there are a n number of processes that have been carried out on the surface of the earth। बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं from billions of years, so many years, और इतने सारे लाइफ प्रोसेसेस है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला, it's not just us human beings, we also have aquatic life। फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी स्टोन एज मैन से लेकर तो अभी तक इतने सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, और उन प्लांट्स का बहुत सारा बेनिफिट्स भी होता है। जैसे नीम आपने सुना होगा, इट हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। सो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है, जैसे तुलसी, वी ऑल यूज इट एज अ मेडिसिन एज वेल। पता है ना, काढ़ा पीते हैं हम। आयुर्वेदा, इट BAMS, जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, बैचलर इन योर आयुर्वेदा, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं और ये जो पढ़ाई है डॉक्टरेट की, इसका जन्म, इसका बर्थ ये हुआ है इंडिया में। इसका मतलब कि ये जो प्लांट्स है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, ये डिस्कवर कहाँ हुआ है? तो ये डिस्कवर हमारी कंट्री में हुआ है, एंड इट इज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। वी शुड कैरी प्राइड विद इट कि यार मेडिसिन का एक इतना बड़ा ब्रांच, इतना इंपॉर्टेंट ब्रांच, इसका जन्म इंडिया में हुआ है। और ये कौन से प्लांट्स है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं? Fruits में there is a certain behavior we see. There are some plants which show or some foods which show a specific character. तो ये कौन से foods है, कौन से plants है जो ये specific character दिखाते हैं, मेडिसिनल कैरेक्टर दिखाते हैं? कभी आपने देखा होगा कि अगर ना जमीन पे कुछ बहुत ज्यादा दाग लग गया होगा तो मम्मी कभी कभी उसको नींबू लगा देती है, पता है ना। फिर आपको, जैसे मैंने बोला, आप बीमार पड़ जाते हो, बहुत खांसी वासी हो गई, मम्मी काढ़ा पिला देगी। सो व्हाट आर दीज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ये हम इस चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे। अब सबसे पहला, लेट अस टॉक अबाउट फूड केमिस्ट्री। यार देखो, सिंपल सी बात है, व्हाई डू वी ईट फूड? वी ईट फूड बिकॉज फूड प्रोवाइड्स अस विद एनर्जी, और हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं विच इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ। अगर आपको हेल्दी वे में बड़े होना है, आपके सारे ऑर्गन्स हेल्दी वे में डेवलप हो, आपकी बॉडी आपके एज के अकॉर्डिंग प्रॉपरली ग्रो हो, इसके लिए हमारे बॉडी को क्या लगेगा? तो वो सेल्स की ग्रोथ होने के लिए, उन टिश्यूज की ग्रोथ होने के लिए वी आर गोइंग टू रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स। एंड वेयर डू वी गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम? वी गेट दिस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब मैम, फूड से तो हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बट ये कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो हमको फूड से मिलते हैं? तो बॉस, जो जिम जाते हैं, एकदम जिम फ्रीक जो होते हैं, उनको पता है कि प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जिम जाके आते हो, देन यू स्टार्ट ईटिंग अंडा, यू स्टार्ट ईटिंग पनीर, यू स्टार्ट ईटिंग चिकन। सो प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ योर बॉडी। अब ये जो फूड आप प्रोसेस करते हो, ये जो फूड या न्यूट्रिएंट्स जब आप लेते हो, अब इन न्यूट्रिएंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वो आपके बॉडी में एंजाइम्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजाइम्स? तो बॉस देखो, जब हम बाहर कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, सो व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन इज कैरीड आउट, वी प्रोवाइड कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन। वैसे ही हमारी बॉडी में जब कोई रिएक्शन होती है तो हमारे बॉडी में भी तो कैटलिस्ट चाहिए फॉर दैट रिएक्शन टू टेक प्लेस।
तो हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं उसके लिए जो कैटलिस्ट लगता है उसको हम बोलेंगे एंजाइम्स। सो एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी हमारी बॉडी में जो जो रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए यू रिक्वायर अ कैटलिस्ट एंड दैट कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज एंजाइम। ठीक है, चलो लेट अस रीड वंस व्हाट इज रिटन। हर एक पॉइंट तुम यही मेरे साथ पढ़ लोगे और फिर ये नोट्स डाउनलोड कर लोगे, दैट इज सफिशिएंट। चलो देखो, द लाइफ ऑफ एटमॉस्फेयर, द अर्थ, द यूनिवर्स ऑल हैव इवॉल्व्ड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स टू द प्रेजेंट स्टेट। अभी तक जो जो हमने देख रहे हैं, जो जो डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, ये अभी से नहीं चलता आ रहा, बिलियंस ऑफ ईयर्स से चलता आ रहा है। केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व्ड इन अ वैरायटी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, those occur within and across our body। so reaction सिर्फ हमारे बॉडी में होती नहीं है, आजू बाजू भी होती है। उसके बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्कवर यूजेस अ वैरायटी ऑफ एनिमल एंड मिनरल प्रोडक्ट्स फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे देखो यार, हम चिकन खाते हैं, हम फिश खाते हैं, तो हम बेसिकली उन ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं फॉर आर बेटरमेंट ऑफ आर ह्यूमन लाइफ। ये तो थोड़ा गलत है बॉस। उसके बाद अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले? इन दिस चैप्टर वी विल कंसिडर सम एस्पेक्ट्स ऑफ फूड केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ क्लिनजिंग मटेरियल। यानी हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, बट कहाँ कहाँ, फूड में कैसे केमिस्ट्री यूज होती है, मेडिसिन में कैसे यूज होती है, और क्लिनजिंग एक्शन के लिए। सो वी आर गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री इन 3 फैक्टर्स, फूड, क्लिनजिंग एंड वन इज मेडिसिनल। अब जब हम फूड की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला, वी ईट फूड, व्हाई? बिकॉज वी नीड एनर्जी। तो फूड गिव्स यू न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स फूड गिव्स यू? इट गिव्स यू प्रोटीन्स, इट गिव्स यू कार्बोहाइड्रेट्स, सो दैट योर बॉडी विल ग्रो इन अ प्रॉपर हेल्दी मैनर। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ फूड digestion, the polymeric proteins and carbohydrates ultimately break down into monomers, namely alpha amino acids and glucose। इसका मतलब क्या है? प्रोटीन्स जो है, मैंने बोला ना, जो ऐसे जिम फ्रीक होते हैं, दे ईट अ लॉट ऑफ एग्स, अ लॉट ऑफ पनीर, अ लॉट ऑफ चिकन। तो अब ये प्रोटीन्स है क्या? तो बॉस, व्हेन यू ब्रेक दिस प्रोटीन्स आपको मिलेगा अल्फा अमाइनो एसिड्स, आपको मिलेंगे अल्फा अमाइनो एसिड। अब फूड क्वालिटी केमिस्ट्री, अब इसका मतलब क्या है? तो देखो बॉस, मान लो तुम दूध पी रहे हो, ठीक है। अब कभी कभी आपको रियलाइज होता है कि यार रोज जो दूध आता है दैट्स वेरी थिक एंड ये दूध है ना थोड़ा पतला लग रहा है, इसका मतलब इसमें पानी ज्यादा डाल दिया गया है। सो इसका मतलब क्या है? पानी ज्यादा डाल दिया गया मतलब दैट्स नॉट गुड फूड क्वालिटी, राइट? बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब कहाँ पे कि फूड क्वालिटी केमिस्ट्री में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to check the quality of food that you are consuming। उस फूड में क्या क्या प्रेजेंट है हम वो देखेंगे, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो देखेंगे, क्या वो खराब हो चुका है वो देखेंगे। सो देयर आर मेनी थिंग्स जो हम ट्रेस करेंगे उस फूड। कभी कभी आप पैकेज फूड खाते हो, चिप्स वगैरह, उस पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है बट हम वो देखते नहीं है, हम खा लेते हैं, फिर उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है। यस और नो? कभी कभी आप वो पैकेज फूड खाते हो, इट इज सो सॉल्टी, इट्स सो सॉल्टी, इट कैन ऑल्सो लीड टू ब्लड प्रेशर, बट हमको वो रोकता थोड़ी है, हम तो खाते ही है। तो दिस क्वालिटी ऑफ फूड इज नॉट गुड फॉर यू, व्हाई? बिकॉज इट इज हार्मिंग योर बॉडी। शायद उसका रिजल्ट आज नहीं दिखेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में दिखेगा। सो क्वालिटी ऑफ फूड इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फूड केमिस्ट्री। Food quality is described in terms of parameters such as flavor, smell, texture, color and microbial spoilage। अब कभी कभी फूड स्पॉइल हो जाता है तो आपको उसकी स्मेल आ ही जाती है, कलर में बदलाव हो जाता है और स्मेल आती है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अगर ग्रो हो रहे तो दैट इज क्वाइट वेरी मच विजिबल। उसके बाद एंजाइम्स आर प्रेजेंट नेचुरली इन ऑल फूड। मैंने आपको एंजाइम्स का मतलब बता दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम्स? तो बॉस एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में होने वाले जो रिएक्शंस है उनको कैटलाइज करते हैं। सो एंजाइम्स एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं एंजाइम्स आर गोइंग टू इंक्रीज दोज रिएक्शंस और इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद क्वालिटी ऑफ फूड चेंजेस ऑन शेल्फिंग। अब व्हाट डू मीन बाय शेल्फिंग? कभी कभी होता है ना कि आप फूड को, जैसे अभी मैंने आपको चिप्स का एग्जांपल दिया या मान लो ऑयल का एग्जांपल, अगर आप उसको बहुत टाइम तक रखो, ठीक है, उसको बोलते हैं शेल्फ लाइफ, बहुत टाइम तक उसको स्टोर करके रखो, तो शेल्फिंग करने की वजह से उसका जो क्वालिटी है वो कम हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर ही अंदर अपने आप में रिएक्शंस होने लगती है और उसका जो न्यूट्रिशियस पार्ट है वो लूज कर देता है।
तो कभी भी हम जब कोई फूड बहुत टाइम के लिए स्टोर करते हैं यानी उसका शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं, यानी ये ज्यादा दिन स्टोर होना चाहिए, बट आप जितना ज्यादा उस फूड को स्टोर करोगे ना उतना ज्यादा उसका जो न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी है वो लूज होते जाएगा। सो क्वालिटी ऑफ फूड चेंजेस ऑन शेल्फिंग मोस्टली ड्यू टू एंजाइम एक्शन। उसके बाद फूड प्रेजर्वेशन एंड फूड प्रोसेसिंग मेथड्स prevent of undesirable changes and attempt about desirable changes in the fruit. अब what do you mean by food preservation? कभी कभी बहुत सारे foods होते हैं that we can store for a longer period of time, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ये कुरकुरे बुरकुरे चिप्स जो आप खाते हो, ये जो फूड्स है that you can keep for a longer period of time। अब आप वो क्यों रख सकते हो longer period of time तक? क्योंकि उसमें एक सब्सटेंस होता है which is called as the food preservative. Now what does this food preservative do? तो ये फूड प्रेजर्वेटिव क्या करता है, उस पर्टिकुलर चिप्स का अगर पैकेट है तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। व्हाट डू यू मीन बाय शेल्फ लाइफ? तो उसको ज्यादा टाइम तक स्टोर करने का वो एक उसमें ऐसा सब्सटेंस होता है कि वो आप ज्यादा टाइम तक स्टोर भी कर पाओ और वो खराब भी ना हो। सो फूड प्रेजर्वेटिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर हमको कुछ फूड्स बहुत टाइम तक स्टोर करने हैं सो दैट फूड प्रेजर्वेटिव विल हेल्प यू टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, यानी उसको ज्यादा टाइम तक रखो और उसमें जो अननेसेसरी रिएक्शंस होने वाले हैं उसको स्टॉप करो या उसको अवॉइड करो। सो फूड प्रोसेसिंग एंड फूड प्रेजर्वेटिव्स preservative methods prevention of undesirable changes and attempt to bring about desirable changes in the fruits। ठीक है। उसके बाद अब ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये तो आपने देखा होगा, मम्मी एप्पल कट करके रखती है, मम्मी बोलती है बेटा खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले, हम नहीं खाते हैं, फिर जब हम आधे घंटे बाद जाके देखते हैं वो एप्पल ब्राउन हो गया है। सेम हैपेंस विद बनानास एज वेल, कि बनाना का वो जो टिप होता है दैट बिकम्स ब्राउन। नाउ व्हाट इज द रीजन कि हम जब ये फ्रूट्स को कट करके रखते हैं सो ये कुछ फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो दे टर्न ब्राउन इन कलर। व्हाट इज द रीजन? इवन बॉटल गार्ड को लौकी बोलते हैं। सो व्हाई डज इट टर्न ब्राउन इन कलर? तो उसके पीछे एक रीजन है कि ये जो फूड्स है ना बॉस जो ब्राउन कलर के होते हैं, जब आप उनको कट करते हो, ठीक है, तो उनके जो सेल्स है ना वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं। जैसे एप्पल को भी अगर आपने कट किया तो स्लाइड उसमें से ना ऐसा पानी जैसा लिक्विड निकलेगा, ठीक है। सो दीज फूड्स व्हेन यू कट इट, तो उसका क्या हो जाता है बॉस, जब आप ये फूड्स कट करते हो तो उनके जो सेल्स है वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं। अब सेल्स तो डैमेज हो गए बट उसमें से एक लिक्विड निकलता है जिसको हम बोलेंगे पॉलीफिनॉल्स। क्या बोलते हैं? पॉलीफिनॉल्स। सो फूड या फ्रूट या एप्पल बोलेंगे हम, एप्पल को कट कर दिया, उसके सेल्स डैमेज हो गए, उसमें से निकला एक लिक्विड विच इज कॉल्ड एज द पॉलीफिनॉल। अब ये पॉलीफिनॉल करता क्या है? तो बॉस ये जो पॉलीफिनॉल है ये अब ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी हवा में जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ रिएक्ट करता है और वो बनाता है एक कंपाउंड क्विनोन। क्या बनाता है? एक कंपाउंड क्विनोन। और ये जो क्विनोन्स है अंडरगो फर्दर रिएक्शंस इंक्लूडिंग पॉलीमराइजेशन गिविंग ब्राउन कलर्ड नेम टैनिन्स, यानी वो टैन हो गया है। तो आप क्या करोगे, क्या क्या बोलोगे कि फूड को ब्राउन कलर क्यों आ जाता है? क्योंकि कट करते हो तो स्टेप 1 सेल्स आर डैमेज, तो वो एक लिक्विड रिलीज करते हैं विच इज कॉल्ड एज द पॉलीफिनॉल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो एक कंपाउंड बनाते हैं विच आर कॉल्ड एज क्विनोन। और ये जो क्विनोन है ये फर्दर और रिएक्ट करते हैं और उस ब्राउन कलर का जन्म होता है वहां, जिसको हम टैनिन्स ऐसे बोलते हैं। सो दिस इज द रीजन कि फूड ब्राउन कलर का क्यों हो जाता है। सो लेट अस रीड व्हाट इज रिटन। व्हेन फ्रूट्स सच एज बनाना, एप्पल और वेजिटेबल्स सच एज पोटैटो, बॉटल गार्ड आर पील्ड एंड स्लाइस्ड, sooner or later they turn brown। ये तो हमको पता है। क्यों? क्योंकि कटिंग एक्शन damages the cells resulting in the release of chemicals। यहाँ तक भी समझ गए। अब कौन सा केमिकल? The pH prevailing in fruit vegetables, the polyphenols released oxidized by oxygen air owing to the action of enzymes to form quinone। मतलब in short पॉलीफिनॉल्स रिलीज होता है और वो पॉलीफिनॉल्स फॉर्म करता है क्विनोन, और फिर उसके बाद क्विनोन्स अंडरगो द रिएक्शन इंक्लूडिंग पॉलीमराइजेशन गिविंग ब्राउन कलर्ड प्रोडक्ट नेम्ड एज टैनिन्स। सो सबसे पहले क्या होता है? सेल डैमेज,
Oh, I have pen. Why am I writing with my finger? Cell damage. सेल डैमेज के बाद क्या हो जाता है? बोलो बोलो. पॉलीफेनॉल्स रिलीज होते हैं. वो पॉलीफेनॉल्स हो जाते हैं ऑक्सीडाइज. देन दे फॉर्म क्विनोन्स. क्विनोन्स क्या करते हैं? दे अंडरगो पॉलीमराइजेशन एंड केमिकल रिएक्शन और ब्राउन कलर मिलता है विच वी कॉल्ड एज टैनिन्स. ओके, सो दिस इज द रीजन कि फूड या जैसे एप्पल या बनाना या फ्रूट्स, इनका कलर ब्राउन क्यों होता है? सेल डैमेज, रिलीज ऑफ पॉलीफेनॉल्स, ऑक्सीडाइज देता है क्विनोन और क्विनोन देता है आपको टैनिन. क्लियर है सबको इधर तक? चलो बढ़े आगे. रैंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स. व्हाट डू मीन बाय रैंसिडिटी? ये 10th में आपने पढ़ा होगा. तो रैंसिडिटी का मतलब है अगर आप ऑयल को बहुत देर तक खुला रख दो, इफ यू कीप ऑयल ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होगा? अगर आपने ऑयल को बहुत ही लंबे समय के लिए ओपन रख दिया तो उसका स्मेल भी चेंज होगा. उसको हम बोलते हैं रैंसिड स्मेल आना. और स्मेल तो स्मेल चेंज होगा, ऐसा नहीं कि अच्छा स्मेल आएगा. इट विल हैव अ अनप्लेजेंट स्मेल. व्हाट डू यू मीन बाय अनप्लेजेंट स्मेल? इट विल नॉट हैव अ वेरी गुड स्मेल. उसके बाद अब ध्यान से सुनो, इट विल नॉट हैव अ वेरी गुड स्मेल, प्लस इसका जो टेस्ट है वो भी बिगड़ जाएगा. उसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स. यानी इफ द ऑयल्स आर केप्ट ओपन तो दे विल रिएक्ट विद द एयर. मतलब एयर में कौन है? ऑक्सीजन. और फिर उनका बहुत ही खराब स्मेल आएगा और टेस्ट भी बहुत खराब आएगा. अब इसके पीछे रीजन क्या है? द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स ऑकर्स रैपिडली. रैपिडली मतलब वेरी फास्ट. हाइड्रोलिसिस का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इन एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. अब ये जो फैट्स है बॉस, ये फैट्स का हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन ऑफ वाटर, ये बहुत जल्दी कर देता है. क्यों? किसके प्रेजेंस में? तो एंजाइम के प्रेजेंस में. एंड व्हाट इज अ एंजाइम? एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. फिर उसके बाद रैंसिडिटी ऑफ मिल्क एंड बटर इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ 4, 6 and 8 कार्बन फैटी एसिड्स ऑन हाइड्रोलिसिस. अब होता क्या है, जब आप ऑयल को बहुत टाइम तक ओपन रखो तो उसके अंदर 4 कार्बन्स वाला चेन होता है, 6 कार्बन्स वाला चेन होता है, चेन होता है, 8 कार्बन्स वाला चेन होता है. एंड दिस चेन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर. रिएक्शन विद वाटर. अब आप बोलोगे मैम बटर में किसने पानी डाल दिया? तो बॉस कभी कभी इफ यू कीप इट ओपन ऑल्सो तो एयर में मॉइस्चर होता है एंड मॉइस्चर इज नथिंग बट प्रेजेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. सो एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर होता है. वो मॉइस्चर रिएक्ट कर लेता है इस बटर के साथ और ये बटर क्या करता है? रिलीज करता है 4 कार्बन का चेन, 6 कार्बन का चेन और 8 कार्बन का चेन, ड्यू टू विच मिल्क भी खराब हो सकता है, बटर भी खराब हो सकता है. व्हाट इज द अदर रीजन? दूसरा रीजन है द सेकेंड कॉज ऑफ रैंसिडिटी ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन. मैंने बोला ना, अगर आपने उसको ओपन रख दिया तो इट विल रिएक्ट विद एयर और एयर के साथ रिएक्ट कर लिया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया. और ऑक्सीडेशन होने पर क्या होगा? 1 or more कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड इन द फैटी एसिड्स पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर. अब बेसिकली यहाँ पे इतना ही याद रखो कि why does oil become rancid? Because it reacts with oxygen in air and it undergoes oxidation. समझ गए? अब ऑक्सीडेशन होने के बाद what is the reason जिसके वजह से ये खराब होता है? So it is due to the presence of carbon-carbon double bond that these compounds become rancid. So पहला reason due to oxidation और दूसरा रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. समझ में आया? और रैंसिडिटी ऑफ मिल्क एंड बटर का तो रीजन क्या है? बिकॉज दे रिलीज 4, 6 and 8 कार्बन फैटी एसिड्स. उसके बाद द अनसैचुरेटेड फैट मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म वोलाटाइल एल्डिहाइड्स एंड एसिड्स. अब देखो ये रैंसिडिटी मैंने आपको बोला क्यों होती है? ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के वजह से ये होता है. नाउ दीज ब्रेक डाउन और ब्रेक डाउन होने के बाद इधर फॉर्म क्या हुआ? तो बस ब्रेक डाउन होने पर इधर फॉर्म हुआ एल्डिहाइड्स और एसिड्स.
ब्रेकडाउन होने के बाद इधर फॉर्म हुआ एल्डिहाइड्स एंड एसिड्स, और जिसके वजह से रैंसिडिटी, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। सो पहला रीजन इज ड्यू टू व्हाट? पहला रीजन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और दूसरा रीजन ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसका ब्रेकडाउन होके बन जाता है एल्डिहाइड्स और एसिड्स, which is responsible for its unpleasant taste, यानी खराब टेस्ट। This is called as oxidative rancidity। Oxidative rancidity का मतलब है ड्यू टू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन वो ऑयल खराब हो गया, ड्यू टू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन वो ऑयल खराब हो गया। सो अगली बार आपको कोई पूछे रैंसिडिटी ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, तो आप क्या बोलोगे? रैंसिडिटी होती क्यों है? बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन एयर, पहला रीजन। दूसरा रीजन आप क्या बोलोगे? इट हैज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच ब्रेक डाउन एंड फॉर्म्स एल्डिहाइड्स एंड एसिड्स which is responsible for its unpleasant rancid taste, यानी खराब rancid taste। क्लियर है इधर तक? yes or no? चलो यहां तक सबको क्लियर है? yes or no, yes or no, yes or no कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कन्वर्जन होता है एल्डिहाइड और एसिड्स में, जिसके वजह से योर ऑयल टर्न्स रैंसिड। अब हम बढ़ेंगे आगे, which is saturated and unsaturated fatty acids या फैट्स हम बोलेंगे। अब पहले तो बॉस ये जो फैट्स होते हैं ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, इनके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इनके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द सिस एंड वन इज कॉल्ड एज ब्रो, है ना मैम? नहीं बाबा, एक को बोलेंगे सिस, एक को बोलेंगे ट्रांस। अब सिस में क्या होता है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब जो सेम वाले ग्रुप है वो एक दूसरे के पड़ोसी आ जाएंगे, जैसे बी बी ए, ये हो गया सिस। ट्रांस हम किसको बोलेंगे? तो ये जो सेम ग्रुप है ना बॉस, ये सेम ग्रुप एक दूसरे के जाएगा ऑपोजिट, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। So if the same group is पड़ोसी, it is cis, and if the same group is opposite to each other, it is called as trans। तो देख लो, a carbon-carbon double bond can have geometrical isomers such as cis and trans। In the cis form and unsaturated fatty acids, the two hydrogens on the double bond are bonded to the carbon atoms side by side। जैसे ये देखो, side by side हुआ तो cis, और इधर ऑपोजिट हुआ तो ट्रांस। समझा क्या बॉस? उसके बाद फैट्स इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन आर यूज्ड इन द बॉडी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। मैं जहां जहां आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रही हूँ वो बस सीईटी के लिए लिखते चलो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल के लिए हु इज इंपॉर्टेंट? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल के लिए आपके बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है लिपोप्रोटीन। हु इज रिस्पॉन्सिबल? लिपोप्रोटीन। उसके बाद अगर आपके बॉडी में एक्सेसिव लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हुआ, LDL एक्सेसिव लिपोप्रोटीन हैविंग लो डेंसिटी, तो उसके वजह से क्या हो जाता है? डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड वेसल। अब यहां से 1 मार्क क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड वेसल क्यों होता है? LDL के वजह से, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो व्हाई डज योर कोलेस्ट्रॉल सेटल इन द ब्लड वेसल? ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल क्यों जमा हो जाता है? ड्यू टू लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, अब उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट एज फूड एडिटिव्स। अब ध्यान से सुनो, फूड खराब क्यों होता है? कोई भी फूड खराब क्यों होता है? मम्मी हमेशा बोलती है ढक के रख बेटा, खाना तेरा खा के हो गया तो ढक के रख। सो व्हाई डज द फूड स्पॉइल? ये पहला सवाल है। तर बाळांनो, जे जेवण आहे ते का खराब होतं? उसके पीछे रीजन ये है, फूड स्पॉइल्स क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। सो फूड खराब होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। तो हम एक काम करेंगे, अगर फूड ऑक्सीडेशन की वजह से खराब हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसा सब्सटेंस उसमें डाल देंगे जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन या तो हो ही ना या हो रहा है तो हम उसको आगे पुश करें। देखो सिंपल बात है, प्रॉब्लम समझो। फूड खराब क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी वो हवा के साथ रिएक्ट करे। तो एक ऐसा सब्सटेंस डाल दो जो ऑक्सीडेशन होने ही ना दे, पहला पॉइंट, या तो ऐसा सब्सटेंस डाल दो जो ऑक्सीडेशन को आगे पुश करे।
तो ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने ही ना दे उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। सो व्हाट इज अ एंटीऑक्सीडेंट? तो एंटीऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को या तो स्लो डाउन करेगा या आगे पुश करेगा, ठीक है। सो एन एंटीऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस दैट डिलेज द ऑनसेट ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन को आगे पुश करता है, जिससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन को आगे पुश किया तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा और आपका फूड जल्दी खराब भी नहीं होगा, ठीक है। इट एक्सटेंड्स द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड। मैंने बोला ना, आप उस फूड को ज्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं और फूड खराब भी नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फ्री रेडिकल्स एंड देयरबाय प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब जब आप ये एंटीऑक्सीडेंट डालते हो, जो भी ऑक्सीजन आता है वो उसको बोलता है भाई मेरे साथ रिएक्ट कर, फूड के साथ मत रिएक्ट कर क्योंकि वो खराब हो जाएगा, तू आजा मेरे साथ रिएक्ट कर। सो इन एन एंटीऑक्सीडेंट reacts with oxygen containing free radicals, ठीक है, ऐसे समझ लो कि it reacts with oxygen। उसके बाद अब for economic reasons synthetic antioxidant, synthetic का मतलब है man made, synthetic का मतलब है man made या completely artificial are used as additives to increase the shelf life of the packed food। अब देखो, आपको उस फूड को ज्यादा टाइम के लिए रखना है। Now how do you keep the food for a longer period of time? उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके। अब एंटीऑक्सीडेंट आएगा कहां से? तो ह्यूमंस क्या करते हैं, इस एंटीऑक्सीडेंट्स को खुद बनाते हैं, यानी दे यूज सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट। सिंथेटिक यानी कंप्लीटली मैनमेड ऑक्सीडेंट्स वो यूज करते हैं, जिससे वो उस पैकेज फूड का शेल्फ लाइफ बढ़ा पाए। शेल्फ लाइफ मतलब वो उसको ज्यादा टाइम के लिए स्टोर कर पाए। उसके बाद common structural units found in synthetic antioxidant are phenolic OH group। अब एंटीऑक्सीडेंट में ऐसा होता क्या है जो ऑक्सीडेशन को रोकता है? तो बॉस एंटीऑक्सीडेंट में एक सब्सटेंस होता है, वो है बेंजीन रिंग को OH which is called as your phenolic group, जिसके वजह से ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। सो इसका मतलब अभी आप सिंपल वर्ड्स में समझ लो। What do you mean by antioxidant? तो एंटीऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को आगे पुश करता है। अब तुम बोलोगे मैम तुमको ऑक्सीडेशन को आगे क्यों पुश करना है? रीजन बीइंग ऑक्सीडेशन से आपका फूड खराब हो सकता है, और अगर आपको आपके फूड को ज्यादा टाइम रखना है यानी फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट यूज करना पड़ेगा। अब एंटीऑक्सीडेंट तो सारे नेचुरली नहीं मिलते, तो आपको उसको मैनमेड तरीके से बनाना पड़ेगा, सिंथेटिक वे से बनाना पड़ेगा। सो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मैनमेड तरीके से बनते हैं, और इन एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या होता है, तो इट हैज अ फिनोलिक OH ग्रुप। व्हाट डू यू मीन बाय फिनोलिक OH ग्रुप? बेंजीन रिंग को OH, उसको हम बोलेंगे फिनोलिक OH ग्रुप। क्लियर है यहां तक? चलो टेक अ मिनट एंड रीड इट। अब उसके बाद यहां पे एक स्ट्रक्चर है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाउ कैन यू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर? तो आपको कुछ नहीं करना है, बेंजीन रिंग निकालनी है, यहां से OH निकाल लो और यहां पे CH3 निकाल लो, ऊपर OH नीचे CH3, और यहां पे एक ऐसी लाइन और इस लाइन को ऐसे ब्रांच बना दो, ठीक है, इस लाइन को ब्रांच बना दो। इधर भी CH3 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 और इधर भी CH3 CH3 CH3। समझ में आया? सो निकाल लो फिनॉल, नीचे CH3, यहां से एक ब्रांच वहां से एक ब्रांच, और तीनों ब्रांच को CH3 CH3 CH3। इसका नाम क्या है? 3,5 डाई टर्शरी। ध्यान से सुनो, 3,5 डाई टर्शरी ब्यूटाइल 4 हाइड्रोक्सीटोलिन। बेंजीन रिंग को CH3 उसको बोलते हैं टोलिन, ठीक है, बेंजीन रिंग को CH3 उसको बोलते हैं हम टोलिन। 4 हाइड्रोक्सी बोला गया है क्योंकि 4th पोजीशन को OH है, ठीक है, और यहां पे भी एक टर्शरी कार्बन है, यानी ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन्स को अटैच्ड है, यहां पे भी एक ऐसा कार्बन है जो 3 और कार्बन्स को अटैच्ड है। इसीलिए डाई टर्शरी क्यों बोला गया है? डाई टर्शरी क्यों बोला गया है? क्योंकि एक टर्शरी ग्रुप इधर है, एक टर्शरी ग्रुप इधर है, 2 टर्शरी ग्रुप है, इसीलिए डाई टर्शरी बोला गया है। 4th पोजीशन को OH है, इसीलिए 4 हाइड्रोक्सी, और बेंजीन रिंग को CH3 है, उसको हम बोलेंगे टोलिन। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क।
उसके बाद कंपाउंड्स विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। मैम आपने ये तो बोल दिया कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं विच कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन। सो ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं विच कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन? तो पहले तो मेडिसिन को हम फार्मेसी के लैंग्वेज में ड्रग बोलते हैं। अब जैसे ही मैं ड्रग बोलूंगी तुम एकदम अलग अलग इमेजिन करने लगे, दैट्स नॉट ड्रग। ड्रग या मेडिसिनल ड्रग क्या होता है? ऐसा एक सब्सटेंस जो आपको अंदर से हील करे, यानी जो थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज बताए। अब व्हाट इज अ थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी? कि आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है। जैसे आपके बॉडी में आप तुमच्या पोटात जंतू झालेत, सो वो मेडिसिन इज क्लीनिंग द जंतू इन योर स्टमक, देन दैट बिकम्स अ ड्रग, मेडिसिनल ड्रग। सो व्हाट इज अ मेडिसिनल ड्रग? तो मेडिसिनल ड्रग का मतलब है that it is going to help to cure you, आपकी थेरेपी करने में it is going to have therapeutic properties, उसको हम बोलते हैं ड्रग। ठीक है, a chemical which interacts with biomolecules such as carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids and produces biological response is called as a drug. A drug having therapeutic and useful biological response। नहीं तो तुम बोलोगे सियोना मैम ने तो बोला है ड्रग अच्छा है चलो ले लो, तो नहीं बेटा, ड्रग का मतलब है मेडिसिन, एंड मेडिसिन ऐसे विच हैव थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज एंड इट इज अ यूजफुल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इट इज ऑफ यूजफुल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम को क्योर करने में हेल्प करे, ना कि ये कि थोड़े टाइम के लिए आपको स्वर्ग में लेके जाए। ठीक है, उसके बाद अ मेडिसिन कंटेन्स अ ड्रग and it contains a active ingredient। so हर मेडिसिन में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। अब व्हाट आर दीज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ये हम डिटेल में देखेंगे। ड्रग डिजाइन इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री which aims at synthesis of new molecules having better biological response। so basically यहाँ पे होता क्या है? ड्रग डिजाइन, ड्रग डिजाइन मतलब कोई भी मेडिसिन कैसे बनेगा। अब अगर आप कोई भी मेडिसिन बना रहे हो, मान लो पैरासिटामोल ही, तो उसमें देयर आर n नंबर ऑफ रिसर्चेस दैट गो टुगेदर कि पैरासिटामोल में कौन से सब्सटेंसेस जाने चाहिए, कितने प्रपोर्शन में जाने चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको नींद आए ऐसा भी एक सब्सटेंस होता है। अगर वो सब्सटेंस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो गया तो यू विल फील वेरी स्लीपी। सो ड्रग डिजाइन का मतलब है कि वहां पे दे आर गोइंग टू स्टडी कि इसमें कौन से सब्सटेंसेस जाएंगे, कितने क्वांटिटी में जाएंगे, और ऐसे कौन से नए ड्रग्स वो इन्वेंट कर सकते हैं जिसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अच्छा हो, यानी हमारी बॉडी पे उसका रिस्पॉन्स अच्छा हो। सो ड्रग डिजाइन इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री which aims at synthesis of new molecules having better biological response। उसके बाद अब आते हैं हम कुछ definitions के पास। all these definitions are very 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 important, okay? चलो, these terms are very very important, जिसमें सबसे पहला है analgesics। अब what is the meaning of the term analgesics, या ये आता कहाँ से? तो बॉस, एनाल्जेसिक पहले तो एक ग्रीक वर्ड है और एनाल्जेसिक का मीनिंग है दैट इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि इट विल बेसिकली किल योर पेन, इट विल बेसिकली किल योर पेन। अब किल योर पेन क्या होता है? तो बॉस, किल योर पेन मतलब इन शॉर्ट एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर। सो एनाल्जेसिक मीन्स whenever I say what is the meaning of analgesic, तो आप बोलोगे मैम एनाल्जेसिक का मतलब है कि इसके अंदर जो भी ड्रग्स आते हैं दे आर पेन किलर्स। पेन किलर्स यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी, दे विल नॉट कॉज यू एनी पेन। सो एनाल्जेसिक इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स फीलिंग ऑफ पेन। ड्रग विच गिव्स रिलीफ फ्रॉम द पेन आर कॉल्ड एज एनाल्जेसिक्स। उसके बाद अबाउट हाफ ऑफ द एनाल्जेसिक्स आर anti-inflammatory drugs which kill pain by reducing inflammation or swelling। तो कभी कभी हो जाता है ना कि हम गिर गए या हम बहुत टाइम तक खड़े हैं, मेरे साथ ये होता है, तो मेरे पैर इतने सूज जाते हैं because then I have to continuously have to stand and take lectures, so then my legs swell up। swell मतलब inflammation हो जाता है। then my mom gives me a pain killer। तो पेन किलर क्या करता है? वो स्वेलिंग कम कर लेता है। सो वो पेन किलर है क्या? दैट इज अ एनाल्जेसिक which reduces the pain। फिर उसके बाद आता है एंटीपायरेटिक्स। एंटी ये वर्ड का मीनिंग है टू अवॉइड, टू स्टॉप।
सो क्या स्टॉप करता है? फीवर को. सो एंटीपायरेटिक्स आर यूज्ड टू रिड्यूस फीवर. एंटीपायरेटिक्स आर यूज्ड टू रिड्यूस फीवर. सो बेसिकली वो पेन किलिंग भी है एंड फीवर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी उसमें होते हैं. अच्छा, अब आप बोलोगे मैम ये एंटीपायरेटिक्स बनते किससे हैं? तो बॉस दे आर मेड फ्रॉम बार्क ऑफ विलो प्लांट हैविंग बीन नोन फॉर सेंचुरीज. तो अभी तो हम मेडिसिन लेते हैं, वो टाइम तो मेडिसिन भी नहीं थे ना. आपने आई डोंट नो यू सी और नॉट दोस ओल्ड, कभी कभी रामायण महाभारत में भी देखो कैसे लग गए तो पत्ते वत्ते का पेस्ट दे विल मेक एंड दे विल अप्लाई वगैरह. आई डोंट नो वो दिखाते हैं, आप लोगों ने देखा है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत ब्लर याद है दैट आई हैव सीन दे अप्लाई सम लेप एंड ऑल, फिर इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन. और फिर कभी कभी यहाँ पे भी वो कुछ कुछ लगाते हैं. सो बेसिकली इफ इट इज रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, एनाल्जेसिक, फीवर कम कर दिया, एंटीपायरेटिक्स. ठीक है, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो है एक एंटीपायरेटिक यानी फीवर कम करने वाला, और ये एंटीपायरेटिक का नाम है एस्पिरिन. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एस्पिरिन का. जैसे मैंने बीएचटी का स्ट्रक्चर बताया था वैसे ही एंटीपायरेटिक का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. याद रखने का सिंपल तरीका है, रिंग निकालो, रिंग पे एसिड निकाल दो. रिंग निकाल दो, रिंग पे एसिड निकाल दो. एसिड निकालने के बाद एक ऑक्सीजन, यहाँ पे निकालो कार्बन, C डबल बॉन्ड CH3. सिंपल. वो स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा तो दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. रिंग निकाल दो, एसिड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ जाएगा CH3. ये हो गया आपका एस्पिरिन का स्ट्रक्चर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. BHT का भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था और एस्पिरिन का भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज अ एस्पिरिन, तो आप बोलोगे मैम एस्पिरिन इज अ एंटीपायरेटिक यानी इट रिड्यूसेस फीवर एज वेल एज पेन. ठीक है, उसके बाद आता है एंटी माइक्रोबियल. द वर्ड इटसेल्फ टेल्स यू. एंटी का मीनिंग है, मैंने अभी बोला, टू स्टॉप या टू अवॉइड, और माइक्रोबियल का नाम है द मीनिंग है द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को जो स्टॉप करे या जो प्रिवेंट करे उसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल्स. अब एंटी माइक्रोबियल एक अम्ब्रेला टर्म है. मैम अम्ब्रेला टर्म का मतलब क्या होता है कि उसके अंडर बहुत सारे टर्म्स आते हैं. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बैक्टीरिया आ गया, फंगस आ गया, वायरसेस आ गए. तो मैम एंटी माइक्रोबियल सबको किल करता है क्या? नहीं. तो एंटी माइक्रोबियल के अंडर भी कुछ कुछ सब पार्ट्स आते हैं, वो मैं बोलूंगी, बट एंटी माइक्रोबियल का मीनिंग समझ लो. इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड व्हेन आई से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या आ गया उसमें? बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस. बट अगेन इट इज अ अम्ब्रेला टर्म. उसके अंडर बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स आते हैं जिसमें से पहला टर्म है डिसइंफेक्टेंट. अब डिसइंफेक्टेंट बोलने के बाद तुमको डेटॉल याद आएगा, मारे 99.99% कीटाणु. अब ये डिसइंफेक्टेंट क्या करता है? ये कीटाणु तो मारता है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट का एक प्रॉब्लम है कि वो कुछ कुछ कीटाणु मतलब बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं. तो बट डिसइंफेक्टेंट क्या करता है? जितने बैक्टीरिया है सबको मार देता है. सो डिसइंफेक्टेंट का मतलब है इट इज गोइंग टू किल जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट द प्रॉब्लम इज कि इट इज अ वाइड रेंज वन. वाइड रेंज वन मतलब कि कभी कभी कुछ बैक्टीरिया आर वेरी यूजफुल, दे विल किल दैट बैक्टीरिया ऑल्सो. समझ में आया? देखो, disinfectants are non-selective antimicrobials which kill a wide range of microorganisms including bacteria. Disinfectants are used on non-living surfaces, for example floor, instruments, sanitary ware and many others. मैंने आपको बोला ना डेटॉल, yes or no? हम जमीन पे भी जो पोछा वोछा लगाने के लिए लाइजॉल वगैरह यूज करते हैं, it also has disinfectant. And what is this disinfectant? तो it will kill माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन नॉन लिविंग सर्फेसेस. फिर आता है एंटीसेप्टिक. अभी कभी कभी अगर आप स्कूल में खेल रहे हो और आप गिर गए, तो गिर गए आप तो आके आप उस पे, अभी देखो गिर गए मतलब आपके सेल्स डैमेज हो गए, तो टीचर आएगी और टीचर उस पे लाइजॉल लगाएगी क्या बॉस? नहीं. क्यों? क्योंकि लाइजॉल एक डिसइंफेक्टेंट है जो नॉन लिविंग सरफेस पे यूज होता है. टीचर आके लगाएगी आयोडीन. आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है. एंटीसेप्टिक का मतलब है
देखो आयोडीन भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा और आपका लाइजोल भी करेगा, लेकिन द डिफरेंस इज लाइजोल इज अ डिसइंफेक्टेंट एंड इट इज यूज्ड ऑन नॉन लिविंग सरफेसेस। लेकिन अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रोकनी होगी ऑन लिविंग सरफेसेस, लिविंग टिश्यू, तो उसको हम बोलेंगे एंटीसेप्टिक। तो जो भी लिविंग टिश्यू पे यूज होगा ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक दिया जाए उसको हम बोलेंगे एंटीसेप्टिक, और जो नॉन लिविंग टिश्यू पे यूज होगा उसको हम बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट, उसको हम बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट। सो डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग सरफेसेस टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड ऑन लिविंग सरफेसेस सो दैट इंफेक्शन ना हो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना बढ़े। Antiseptics are used to sterilize surfaces of living tissue when the risk of infection is very high, such as during surgery और wounds पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक का मतलब है अगर आपके पेट में जंतु हो, बॉडी के अंदर हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है? इट इज डिजाइन टू टारगेट बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस विद इन और ऑन द बॉडी, या तो बॉडी पे या बॉडी के अंदर। तो देखो हमने कौन सा मेन अम्ब्रेला टर्म क्या देखा? एंटी माइक्रोबियल, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। अब एंटी माइक्रोबियल तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, बट देयर आर मेनली 3 टाइप्स। कौन से 3 टाइप्स? डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, और उसके बाद आता है एंटीबायोटिक। अब देखो ये all 3 are going to kill microorganisms, but what is the difference? Disinfectant will kill it on non-living surfaces, एंटीसेप्टिक will kill it on living tissues, जैसे कि हाथ को चोट वोट लग गई तो, और एंटीबायोटिक इनसाइड द बॉडी। ठीक है, उसके बाद एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। अब ये जो एंटीसेप्टिक्स है मेनली मैंने आपको बोला इसमें या तो आता है आपका आयोडीन या बोरिक एसिड, ठीक है, और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि आइडोफॉर्म भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेन ग्रुप कौन सा है? तो यहाँ पे इसमें मेन ग्रुप है OH, ठीक है, फिनोलिक कंपाउंड आना चाहिए। सो बेसिकली एंटीसेप्टिक में आयोडीन याद रख सकते हो, आइडोफॉर्म याद रख सकते हो, और इसमें फिनोलिक ग्रुप आना चाहिए। उसके बाद टिंक्चर ऑफ आयोडीन, यानी थोड़ा सा आयोडीन या आइडोफॉर्म आप लो तो इट सर्व्स एज अ वेरी पावरफुल एंटीसेप्टिक, और उसको लगाते हैं वुंड्स पे। आपको पता होगा यार, अगर आप स्कूल में वगैरह गिर गए, चोट लगी, तो उस पे वो लोग आयोडीन लगा देते हैं, क्योंकि आयोडीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। उसके बाद अ डाइल्यूट एक्वियस सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है, एक्वियस सोल्यूशन मतलब अगर बोरिक एसिड में थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए और उसको डाइल्यूट किया जाए, सो इट इज अ वीक एंटीसेप्टिक यूज्ड फॉर आइज। ऑफ कोर्स आइज के लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं यूज कर सकते, कोई माइल्ड ही एंटीसेप्टिक चाहिए, और बोरिक एसिड में पानी डाल दो, उसको डाइल्यूट कर दो, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन आइज। सो सबसे पहला कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक आइडोफॉर्म एंड आयोडीन याद रख सकते हो। थोड़ा सा आयोडीन अगर आप लो तो इट इज अ वेरी पावरफुल एंटीसेप्टिक, और अगर आप बोरिक एसिड को डाइल्यूट करो तो इट इज वेरी वीक बट इट कैन बी यूज्ड फॉर आइज। उसके बाद एंटीबायोटिक, मैंने बोला ना अगर पेट के अंदर कीटाणु हो गए तो आप यूज करोगे एंटीबायोटिक, और ये एंटीबायोटिक आपको बनाने पड़ते हैं, दे आर कंप्लीटली सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब है मैन मेड। सो एंटीबायोटिक्स आर प्योरली सिंथेटिक्स और आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको बनाना पड़ता है, या यू कैन ऑब्टेन इट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस। उसके बाद अब कौन से एंटीबायोटिक्स हम यूज कर सकते हैं या विच आर हाईली पॉइजनस? तो आर्सेनिक कंपाउंड्स वेर नोन टू बी हाईली पॉइजनस फॉर ह्यूमन सिंस लॉन्ग। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, आर्सेनिक के जो कंपाउंड्स है दे आर एंटीबायोटिक बट दे कैन नॉट बी यूज्ड ऑन ह्यूमन बॉडी, दे आर हाईली टॉक्सिक। इसका मतलब है हाईली पॉइजनस। सो कोई भी आर्सेनिक असलेला कंपाउंड आपण एज एन एंटीबायोटिक यूज करू शकत नाही। उसके बाद एंटीबायोटिक्स अब मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम,
एक को हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम और एक को हम बोलते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब ऐसा एंटीबायोटिक जो हर चीज के लिए जैसे अभी कुछ हो गया, सर्वर दुख रहा है तो मैंने बोला ना, अब हम डोलो ले लेते हैं कोविड के बाद, या हम क्रोसिन ले लेते हैं। सो दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कि कुछ भी हो और ये आप लोगे तो चलेगा। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि वो एंटीबायोटिक आप स्पेसिफिक चीज के लिए ही यूज कर सकते हो। जैसे पेट में गड़बड़ लग रही है, सो यू हैव टू यूज अ एंटीबायोटिक व्हिच इज स्पेसिफिकली फॉर योर पेट ओनली, दैट इज नैरो स्पेक्ट्रम। और लिमिटेड स्पेक्ट्रम मतलब इट इज मीडियोकर बिटवीन ब्रॉड एंड नैरो। सो ब्रॉड मतलब जो सबके लिए आप यूज कर सकते हो, नैरो मतलब एक स्पेसिफिक चीज के लिए, और लिमिटेड मतलब दोनों का यस कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो सबके लिए यूजफुल है, लेकिन वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम को ये नहीं पता ना कि कौन सा गुड बैक्टीरिया है और कौन सा बैड बैक्टीरिया है। सो ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो यूजफुल बैक्टीरिया है उसको भी किल कर देता है। सो दैट इज अ डिसएडवांटेज फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, today many broad spectrum, narrow spectrum and limited spectrum antibiotics are known. They are synthetic, semi synthetic or of microbial origin. Synthetic का मतलब है they are completely man made, या original हो और हम उनको क्या कर सकते हैं, original हो और हम उनको modify कर सकते हैं, और of microbial origin यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज इन मेडिसिन। अब देखो मेडिसिन गोली वोली तो सब अभी आया है, बाबा आदम के जमाने में क्या यूज होता था, तो लोग कुछ और चीजें यूज करते थे। जैसे चोट लग गई तो मम्मी अभी फटाफट आके उस पर हल्दी लगा देती है। क्यों? क्योंकि हल्दी इज अ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब वहां पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना हो, इसलिए मम्मी आके हल्दी लगा देती है। यस और नो? सो ऐसे कौन से प्रीवियस हमारे पूर्वजों ने माना है कि ये यूज करोगे तो ये नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज, दादी का नुस्खा जिसको हम बोलेंगे। तो जैसे टर्मरिक यानी हल्दी, इट इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक। फिर सिनेमन यूज्ड एज अ एंटीमाइक्रोबियल। सिट्रस फ्रूट्स यानी लेमन। अब मैंने बोला ना एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या, कि कोई फूड खराब ना हो तो हम उसको ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रिवेंट करेंगे। कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो सिट्रस फ्रूट्स यानी नींबू, फॉर एग्जांपल नींबू। अब जैसे एप्पल को काट के रखोगे तो वो ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अगर एप्पल के सरफेस पे थोड़ा सा नींबू रब कर दिया या लेमन जूस रब कर दिया तो लेमन एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीऑक्सीडेंट? कि वो वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा और आपका एप्पल ब्राउन नहीं होगा। सो एप्पल ब्राउन होता है क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है, तो आप एंटीऑक्सीडेंट यूज करो। और एंटीऑक्सीडेंट आप क्या यूज कर सकते हो? सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन। उसके बाद विंटर ग्रीन एंटीसेप्टिक, क्लोव विच कैन बी यूज्ड एज अ एंटीमाइक्रोबियल। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं क्लींजिंग एजेंट के पास। अब तुम लोग को पता है यार, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो हमारे कपड़े पे अगर स्टेन लगा हो, डर्ट लगा हो, तो वो उसको निकालने में हेल्प करेंगे, उसको हम बोलते हैं क्लींजिंग एजेंट। अब ये जो क्लींजिंग एजेंट है यानी ये जो हम साफ सफाई के लिए यूज कर सकते हैं, दे कैन बी नेचुरल और दे कैन बी सिंथेटिक। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल? कि वो ओरिजिनली ही प्रेजेंट है सो दैट दे किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और सिंथेटिक का मतलब है मैन मेड। सिंथेटिक का मतलब है मैन मेड। अब टाइप्स ऑफ क्लींजिंग एजेंट कौन से टाइप्स के हैं? तो बॉस देयर आर मेनली टू टाइप्स, सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब ये सोप्स क्या है? सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। उसके बाद दे आर ऑब्टेन्ड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ नेचुरल ऑयल्स विद NaOH, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज योर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन में ये रिएक्शन आएगी, तब मैं बताती हूँ, ये आपको 12th में भी है। उसके बाद सिंथेटिक डिटर्जेंट्स यानी कंप्लीटली मैनमेड, कंप्लीटली मैनमेड। अब ये सिंथेटिक डिटर्जेंट 3 टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं केटायनिक, एक को बोलते हैं एनायनिक, और एक को हम बोलते हैं नॉन आयोनिक। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज कॉल्ड एज केटायनिक,
वन इज कॉल्ड एज एनायनिक एंड वन इज कॉल्ड एज नॉन एनायनिक। अब एनायनिक का मतलब क्या है? एनायनिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल सल्फोनिक एसिड। सो इन शॉर्ट एनायनिक में आया सल्फोनिक एसिड, केटायनिक आर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसमें आ गया अमोनियम सॉल्ट, और फिर नॉन आयोनिक में आ गया ethers of polyethylene glycol. All these three are very very important. So detergents are of three types: cationic, anionic and ionic. Cationic, anionic and ionic. Anionic का मतलब है long chain of alkyl sulfonic, cationic का quaternary ammonium और non ionic का ethers of polyethylene glycol. ठीक है, take a screenshot. हाँ, अब हम जाएंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस के पास। किसके पास जाएंगे? एक्सरसाइज क्वेश्चन। कुकिंग मेक्स फूड इजी टू डाइजेस्ट। हम कच्चा खाना क्यों नहीं खाते? चिकन है, हम कच्चा चिकन क्यों नहीं खाते? पका के क्यों खाते? मैम टेस्ट खराब लगती है। वाह बेटा, नहीं, जब हम फूड को कुक करते हैं, व्हेन यू कुक फूड, क्या होता है? वो फूड पहले तो ब्रोकन डाउन हो जाता है, उसका हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। नाउ हाइड्रोलिसिस का मतलब है, और ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड का मतलब है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स व्हिच मेक्स फूड इजी फॉर डाइजेशन। ये आपको स्कूल में भी था, व्हाई डू वी ईट कुक्ड फूड? तो इसका रीजन यही है, ड्यूरिंग कुकिंग हाई पॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉलर यूनिट्स। अब स्मॉलर यूनिट्स यानी छोटे छोटे टुकड़ा कर दिया। द अनकुक्ड फूड मिक्सचर, the uncooked food mixture is a heterogeneous suspension which becomes colloidal matter on cooking. So इसका मतलब क्या है? जो uncooked food होता है वो एक heterogeneous mixture है, यानी ऐसा समझ लो it is very very hard to digest it. तो जब हम उसको break down करते हैं वो आ जाता है colloidal matter यानी छोटे छोटे यूनिट्स में, और colloidal matter में आने की वजह से वो जो फूड है वो हमारे डाइजेशन के लिए ईजी बन जाता है। उसके बाद ऑन कटिंग सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे टर्न ब्राउन। इसके पीछे तो मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी। क्यों? क्योंकि दे आर कन्वर्ट, सेल्स आर डैमेज्ड, सेल्स आर डैमेज तो उसके वजह से पॉलीफेनॉल्स रिलीज हुए, देन दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, क्विनोन्स प्रोड्यूस हुए, और क्विनोन पॉलीमराइजेशन करते हैं एंड दे गिव अ सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज द टैनिन्स। दे गिव अ सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज द टैनिन्स, जिसके वजह से फ्रूट का जो ब्राउनिंग है वो हमको दिखता है। चलो, ऑन कटिंग फ्रूट्स व्हाई डू दे बिकम ब्राउन, ये पता चल गया। अब हम बढ़ेंगे आगे। विटामिन ई इज एडेड टू पैक्ड ईडेबल ऑयल। विटामिन ई पता ना आपको, वो कैप्सूल भी मिलता है, मैंने देखा है वैसे लड़कियां मुंह पे वगैरह लगाती है। अब व्हाई डू वी ऐड विटामिन ई टू पैक्ड एडिबल ऑयल? तो विटामिन ई इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। अभी तो हमने देखा व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, दैट इट विल डिले ऑक्सीडेशन ड्यू टू विच वो आपका फूड खराब नहीं होगा। So vitamin E is a very effective antioxidant. The phenolic OH group is responsible for antioxidant property. So also the long chain of saturated carbon atoms is fat soluble. मतलब in short वो क्या करता है? Prevent करता है आपका oxidation. Browning of fruits वही question. Turmeric powder can be used as an antiseptic. मैंने आपको अभी बोला है turmeric is a natural antiseptic. नेचुरल का मतलब है इट इज यूज्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीसेप्टिक के डेफिनेशन हमने देखे, डिसइंफेक्टेंट देखे, वहां बॉक्स करके दिया था, वाटर कैटायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट, इस पे क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद नेम द पेन किलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन। ठीक है, पीछे उसका स्ट्रक्चर भी है, याद है क्या एस्पिरिन का स्ट्रक्चर? गजनी हो, गजनी इंपॉर्टेंट है, बोला था, याद है? सो ये है वो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर, और बीएचटी का भी स्ट्रक्चर। नेम द क्लास ऑफ ड्रग्स व्हिच इज कॉल्ड एज अ पेन किलर, एनाल्जेसिक्स, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रिवेंट करने के लिए एंटी माइक्रोबियल। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रिवेंट करने हो नॉन लिविंग सरफेस देन डिसइंफेक्टेंट, लिविंग सरफेस पे करने हैं तो एंटीसेप्टिक, और बॉडी के अंदर करने हैं तो एंटीबायोटिक। उसके बाद हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, ये तो आपके लिए होमवर्क है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर उसके बाद हाँ, एक मिनट, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन? तो बस आयोडीन में अगर आप थोड़ा सा पानी और अल्कोहल डाल दो
अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? इथेनॉल। पानी, इथेनॉल और आयोडीन जो है उसको हम बोलेंगे टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। उसके बाद BHT का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, गजनी पीपल, ऐसे बताया था ना, OH CH3, फिर इधर ले लो, ऐसा इधर निकालो एक ब्रांच, इधर निकालो दूसरी ब्रांच, समझा। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन फॉर सैपोनिफिकेशन। देखो यहां पे आपको लेना है ईस्टर, CH3COO C2H5, ईस्टर ले लो, इसमें डाल दो NaOH। अब ध्यान से सुनो क्या होगा, ये जो C2H5 है, C2H5 है, ये जाएगा इस OH के पास, तो ये हो गया C2H5OH। और अब क्या क्या बचा, C2H5 तो चला गया OH के पास, अब क्या क्या बचा, CH3COO ये हो गया आपका सॉल्ट। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे सैपोनिफिकेशन। ये क्या है? राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड नेम, इसका नाम क्या है तुम बताना मुझे। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब टोटल कितने कार्बन आए और कितने हाइड्रोजन। अब अच्छा रुको, इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ, कितने कार्बन आए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन। अब हाइड्रोजन देखो 9 ही है ना, ये 6 7 8 9। अब हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऑक्सीजन 1 2 3 4 और ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है। अब कौन से इसके आंसर्स कहाँ कहाँ है वो मैं बता रही हूं। देखो स्टार्टिंग से बता रही हूँ, व्हाट ऑल इज इंपॉर्टेंट, चैप्टर इज ओनली इंपॉर्टेंट। उसके बाद नॉट नीडेड, नॉट नीडेड, नॉट नीडेड। ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन इंपॉर्टेंट, रैंसिडिटी ऑफ ऑयल इंपॉर्टेंट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ट्रांस फैट्स इंपॉर्टेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BHT का स्ट्रक्चर सुपर इंपॉर्टेंट, कंपाउंड्स कंटेनिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में एस्पिरिन का स्ट्रक्चर तो है ही इंपॉर्टेंट, एंटीमाइक्रोबियल्स का ये पूरा हर एक डेफिनेशन, एनाल्जेसिक, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीपायरेटिक्स, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स, ऑल द डेफिनेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वो मैंने यही लर्न करा के लिए तुमसे, ऑल दीज डेफिनेशन ये आप CET के लिए याद रखना। 1 2 3 1 1 2 लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6। उसके बाद क्लिंजिंग एक्शन में हाँ कैटायनिक, एनायनिक और नॉन आयोनिक ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्वेश्चंस में तो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू द क्वेश्चंस ऑलरेडी, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आपको करने चाहिए। ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स, विटामिन ई, ये सारे डेफिनेशन, कैटायनिक, एनायनिक, नॉन आयोनिक स्ट्रक्चर, BHT का स्ट्रक्चर, टिंचर इंपॉर्टेंट, सैपोनिफिकेशन का इंपॉर्टेंट, एस्पिरिन इंपॉर्टेंट। अब ये था आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा वन शॉट इज अवेलेबल राइट ऑन दिस चैनल। एंड माय डियर स्टूडेंट, जाने से पहले एक रिमाइंडर, MVSAT आ गया है विच इज अ ऑनलाइन फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। इट्स हैपनिंग फ्रॉम 21 to 28 ऑफ अक्टूबर, वो भी ऑनलाइन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो यार फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है तो दे दो, बड़ा मजा आएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।